प्रसारण में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव इस कदर हो गया है कि यह वायरस निहायत जानलेवा, घातक और परेशानी का सबब बन गया है। आप देखें तो दुनिया भर के आंकड़े तकरीबन 3 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या 8 लाख पार कर चुकी है। भारत में भी स्थितियां बेहद खराब होती जा रही हैं, बेहद विकराल हालात होते जा रहे हैं और भारत में 29 लाख से ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के अब तक मिल चुके हैं और तकरीबन 55,000 भारतीय मारे जा चुके हैं। और यह वायरस भारत में दिनों दिन मजबूत, ताकतवर, जानलेवा और घातक होता जा रहा है। ये इस कदर घातक है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी ने स्थिति को बहुत ही खराब कर रखा है। कल की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 68,500 से ज्यादा नए केसेस भारत में डिटेक्ट हुए हैं। यह बताता है कि नए केसेस मिलने के मामले में हम बेहद आगे हैं। यह स्थिति बहनों भाइयों बहुत ही चिंताजनक है। यह स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। हम अपने लोगों की जान कैसे बचाएं, यह बेहद इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। कोरोना किसी को होता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, यहां तक तो चलेगा, लेकिन किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 800, 900, 1,000 लोगों की मौत हो रही है और इस वायरस को लेकर तमाम राज्यों में जिस प्रकार की अगंभीरता बरती जा रही है वो ज्यादा स्तब्धकारी है, वो ज्यादा चिंताजनक है, वो ज्यादा डराती है। वो बताती है कि हमारे पास किसी भी महामारी से निपटने के लिए प्रॉपर मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या मॉडल ऐसा विकसित किया जाए, क्या तरीके ऐसे इजाद किए जाएं ताकि हम कोरोना वायरस की लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकें और अपने भाई बहनों की जान बचा सकें। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 55,000 लोग ही तो मारे गए हैं, उनसे मैं हमेशा सवाल करता हूं कि यह 55,000 कोई आंकड़ा नहीं है। इसमें से किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की मां है, किसी का पिता है, किसी की पत्नी है। किसी एक की भी मौत नहीं होनी चाहिए। हमें इस प्रकार का बंदोबस्त करना चाहिए। तो पिछले दिनों दिल्ली मॉडल बड़ी चर्चा में आया। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि दिल्ली में एक समय, अब से 1.5 महीने पहले, हालात बहुत खराब हो गए थे। बेड नहीं मिल रही थी, हालात पैनिक हो गए थे, अस्पतालों में लोग मर रहे थे। 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 हजार पॉजिटिव केसेस मिल रहे थे। तब लग रहा था कि दिल्ली कैसे संभलेगा। लेकिन दिल्ली ने बहुत पेशेंस के साथ, वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान, डेटा और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ एक हल निकाला। और आज दिल्ली में अगर पूरे भारत में डबल केसेस 28 दिन में हो रहे हैं तो दिल्ली ने वो आंकड़ा 101 दिन में कर दिया है। उनके यहां पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। तो कारण क्या है कि दिल्ली ने यह चमत्कार कैसे किया? हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। और आज बहुत ही जाने माने भारत के राजनेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरे साथ आज विशेष साक्षात्कार के लिए मौजूद है और मैं उनसे तमाम विषयों पर बात करने जा रहा हूं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल है आपसे अरविंद जी कि जब पूरे देश भर में बहुत पैनिक था, विशेष तौर पर दिल्ली में बहुत पैनिक था, आप देख रहे थे कि अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, लोगों की मौतें हो रही थी और ये लग रहा था कि दिल्ली में हालात बेकाबू हैं, पर आपने कैसे स्थिति को संभाला और क्या आपने तरीके अपनाए जिसकी वजह से आज दिल्ली में हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं? ब्रजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल पे मुझे जनता से बात करने का मौका दिया। जून के पहले हफ्ते में लॉकडाउन जैसे ही खुला था, 1 जून से लॉकडाउन खुला था, जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में स्थितियां थोड़ी गड़बड़ा गई थी। उस वक्त फिर हमने पूरे एक कोरोना पेशेंट की जो साइकिल होती है, उस साइकिल को पूरा समझने की कोशिश की। 2 तरह के कोरोना पेशेंट्स हैं, एक वो जिनको माइल्ड सिम्टम है और एक वो जिनको सीरियस सिम्टम है। जिनको सीरियस सिम्टम है उनको अस्पताल जाना पड़ता है और जिनको माइल्ड सिम्टम है उनके लिए हम लोगों ने घर में ही इलाज कराने की व्यवस्था की। तो इस पूरे, मान लीजिए आपको कोरोना हो गया, सबसे पहले आपको टेस्टिंग की जरूरत है, फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, फिर आपको अस्पताल में बेड की जरूरत है, फिर हो सकता है आपको आईसीयू बेड की जरूरत पड़े। इस पूरे सिस्टम में जहां जहां कमियां नजर आई हम लोगों को, हमने उन कमियों को दूर किया। उन कमियों को दूर करने के लिए जिस जिसका साथ लेने की जरूरत पड़ी, हमने उन सभी का साथ लिया, साथ मांगा। किसी के पैर पकड़ने पड़े, पैर पकड़े,
अपने सारे राजनीतिक डिफरेंसेस अलग करके हमने केंद्र सरकार से भी साथ लिया, सारी संस्थाओं से भी साथ लिया, धार्मिक संस्थाएं साथ आई, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं साथ आई, सभी पार्टियों का साथ लिया जी। और उसके बाद आज 2 महीने के बाद दिल्ली के हालात आज काफी काबू में हैं। जब आज हम 100 लोगों का अगर टेस्ट कराते हैं तो दिल्ली में 5 या 6 लोग बीमार निकलते हैं, जबकि जून के महीने में 35 लोग बीमार निकलते थे अगर हम 100 लोगों का टेस्ट कराते थे। जून के महीने में डेली 100 से ज्यादा डेथ हो रही थी, आज 10 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन आपका बिल्कुल सही है कहना, एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक एक हॉस्पिटल का ऑडिट करवाया, खुद एक एक रिपोर्ट पढ़ी है, हर अस्पताल के अंदर जो जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया हम लोगों ने। तो इस तरह से सबको साथ लेके अपनी कमियों को दूर करके जिन जिन लोगों ने हमारी कमियां निकाली उनका हमने स्वागत किया और उन कमियों को हमने दूर किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जोखिम भरा फैसला आपने अरविंद जी लिया था, और ये फैसला दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों ने लिया था, न्यूयॉर्क के मेयर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। होम आइसोलेशन ये एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन भी हो सकता था, आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता था और इस महामारी को बहुत ही व्यापक रूप भी प्रदान कर सकता था। लेकिन मैंने देखा कि आपने बहुत साहसिक तरीके से होम आइसोलेशन का फैसला किया कि सब लोग पैनिक ना करें, सबको अस्पताल की जरूरत नहीं है। जबकि देश में उस वक्त लोग कह रहे थे कोई पॉजिटिव होता था वो सीधे अस्पताल भागता था। तो आपको एक क्षण के लिए डर नहीं लगा, आपके मन में शंका नहीं आई कि अगर आप होम आइसोलेशन की पद्धति पे जाते हैं और ये महामारी कोई बहुत व्यापक रूप ले लेती है तब? आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमने जब पूरे दुनिया के देशों को और बाकी जगहों को स्टडी किया तो जैसे इटली का उदाहरण लें, फ्रांस का उदाहरण लें, वहां से इस किस्म की खबरें आ रही थी कि लोग सड़कों पे, मरीज सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, अस्पताल में उनको बेड नहीं मिल रहे, सीरियस मरीज सड़कों पे है। तो जब हमने स्टडी किया पता चला कि जो भी मरीज है, कोरोना अगर हो गया तो उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, कोरोना हो गया तो उसको अस्पताल ले जा रहे हैं। तो जो माइल्ड पेशेंट हैं, एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको कोई खास लक्षण नहीं है, उन लोगों ने सारे बेड भर दिए और ये महामारी है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं कि बेड कम पड़ जाएंगे। तब हमने निर्णय लिया कि घर के अंदर उन लोगों का इलाज होना चाहिए जो कि एसिम्टोमेटिक हैं, जो कि जैसे ब्रजेश जी आपको याद होगा बचपन में सुना करते थे माता हो गई, घर में किसी को माता हो जाती थी, अब वो भी फैलने वाली बीमारी थी। तो मेरे को याद है मम्मी घर में एक कमरे के अंदर उसका इलाज करवाया करते थे, उसी के कमरे में उसको खाना दे देते थे। तो घर के अंदर होम आइसोलेशन काफी अच्छा, पूरा परिवार उसका अच्छे से ख्याल रखता है, उसको अलग से ट्रीटमेंट देता है। हमने ये किया कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, हमने ये नहीं कहा भाई तुमको माइल्ड वो है तो हम तुमको अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। जितने लोग होम आइसोलेशन में थे हमने सरकारी डॉक्टरों की टीम बनाई, वो डेली सुबह शाम उनको फोन करते थे कि भाई तुम्हारी हालचाल ठीक है, तुम्हारा बट लेकिन अरविंद जी एक बड़ा रिस्क था, ये एक बड़ा रिस्क था, सारे पैरामीटर उनसे पूछते थे, ये नुकसान भी कर सकता था। रिस्क, उनको फोन नंबर दे दिया हमने। इसीलिए 2 चीजें करी हमने, एक तो उनको फोन नंबर दे दिया कि भाई जरा से भी अनइजीनेस हो इस नंबर पे फोन कर देना, आपको अस्पताल ले जाएंगे। और दूसरा उनको ऑक्सीमीटर दे दिया। जितने पेशेंट एक टाइम में हमारे 20-25,000 पेशेंट भी घर पे इलाज हो रहा था, उनके सबके घर पे होम ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया। ऑक्सीमीटर से वो 2-2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन नापता रहता था और उसे अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाते थे। आपको जान के ताज्जुब होगा ब्रजेश जी, 15 जुलाई के बाद से दिल्ली में 1 महीने, 1.25 महीने में एक भी डेथ नहीं हुई है, होम आइसोलेशन में एक भी डेथ नहीं हुई है। मेरा दूसरा आपसे सवाल यह है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ताकतवर तरीके से फैल रहा है, तबाही के हालात ला रहा है। 800, 900, 1000 मौतें होना मतलब उतने परिवारों का उजड़ जाना होता है। हम रोक नहीं पा रहे हैं। भारत में 29 लाख केसेस के ऊपर चले गए हैं। तो ये देश में दिल्ली मॉडल आप दूसरों को सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर के साथ 4-5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आए हैं, आप बाकी मुख्यमंत्रियों को अपने इस मॉडल के बारे में सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति, इस डेटा के आधार पर ये पद्धति हमने अपनाई, दिल्ली को लाभ हुआ, आप लोग भी करें,
आज हालात देखें देश के, मैं देख रहा था डेटा, 68,500 नए केसेस मिले हैं, तकरीबन 900 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बात अरविंद जी चिंताजनक है। आप दिल्ली के ही मुख्यमंत्री नहीं, देश के नेता हैं, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश को बताएं। ये मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर कोई भी हमसे किसी भी तरह की मदद मांगेगा, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा अपना ये मानना है कि हर राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। जबरदस्ती जानबूझ के मेरा कहीं भी हस्तक्षेप करना सही नहीं है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरह की मदद मांगेगा, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आज रोज देश भर में 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग 800, 900, 1000 के करीब मौत हो रही हैं। इससे मुझे भी काफी चिंता है, और ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये कोरोना धीरे धीरे अगर गांव-गांव में फैल गया तो आप देख सकते हैं कि 70 साल में सबसे बड़ी भूल हमारे देश ने यह की कि हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को, डिस्पेंसरी को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, इन चीजों को स्ट्रेंथन नहीं किया। आज अगर ये गांव-गांव के अंदर फैल गया तो हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, पता नहीं कितनी मौत हो जाएंगी। तो सबसे जरूरी इस टाइम आपने शुरू में जो बोला वो है, अगर आपको कोरोना हो जाए और आपको ठीक हो जाए तो ठीक है, मौत नहीं होनी चाहिए, एक भी जिंदगी जानी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अपने लिए जी। तो मैं 2-3 चीजें आपके चैनल के जरिए सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाता है तो चाहे जितने मर्जी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। दिल्ली ने होम आइसोलेशन का मॉडल दिया है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि कई राज्य सरकारें कागजों में होम आइसोलेशन कर दिया, लेकिन इफेक्टिव तरीके से होम आइसोलेशन नहीं किया। होम आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप होम आइसोलेशन करते हैं, कई राज्यों के अंदर क्या है, आप पॉजिटिव हुए आपको पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देते हैं। आप पॉजिटिव हुए आपको पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देते हैं। लोग क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना चाहते, लोग डरते हैं, तो इसीलिए लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे। और अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा वो आदमी कोरोना लेके घूम रहा है, फैला रहा है कोरोना, और पता नहीं कितने लोगों में फैला देगा। तो सबसे जरूरी है कि हम उसको ये आश्वासन दें कि तेरा घर में इलाज करेंगे, चिंता मत कर। तो लोग खूब टेस्टिंग कराते हैं। दूसरा, अगर घर के अंदर इलाज हो जाए तो उसके बाद आपके हॉस्पिटल के बेड कम ऑक्यूपाई होते हैं, हॉस्पिटल के बेड खाली हो जाते हैं, वहां सीरियस मरीजों का इलाज हो सकता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव-गांव के अंदर सरकारों को ऑक्सीमीटर पहुंचा देना चाहिए। पंचायत के अंदर 10-12 ऑक्सीमीटर रख दें, हर पंचायत के अंदर 10-12 ऑक्सीजन का सिलेंडर रख दें। उस गांव के अंदर अगर किसी को भी खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत पंचायत में जाके अपनी चेकिंग करा ले। अगर उसकी ऑक्सीजन कम है तो वो वहीं पे पंचायत में उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दे दिया जाए। उससे क्या होगा कि गांव-गांव के अंदर आप कोरोना से डील करने के लिए एक मशीनरी खड़ी कर देंगे। फिर अगर कोई सीरियस मरीज होगा तो एम्बुलेंस बुला के जिला अस्पताल के अंदर उसको शिफ्ट किया जा सकता है। हमको अब अपने गांव-गांव के लेवल पे, कस्बे के लेवल पे अपने को कोरोना से डील करने का अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अस्पतालों की पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। मेरा एक सवाल है, आपने कोरोना से कैसे लड़ा, उस पर जीत भी हासिल की, एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक टीम 11 है जो कोरोना वायरस के नियंत्रण में लगी हुई है। आपके पास भी कोई टीम 11 है क्या, कुछ इस तरह की? नहीं, मैं टीम 11 नहीं थी। अलग अलग लोगों से मैं अलग अलग किस्म की एक्सपर्ट एडवाइस भी लेता था। और फिर जैसा मैंने कहा कि हमने पूरे सिस्टम को स्टडी किया, पता चला कि एम्बुलेंस की कमियां हैं, हमने नई एम्बुलेंस हायर की। पता चला कि एम्बुलेंस जब अस्पताल जाती है, अस्पताल के बाहर उसको 3 घंटे रोक दिया जाता है जी। हमने उसको दूर किया, हर अस्पताल के अंदर एक होल्डिंग एरिया बनाया, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए कि जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचे उसको मरीज को तुरंत उतार के और उसको ऑक्सीजन दो, पहले उसके कागज बाद में बनेंगे। तो पूरे सिस्टम को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने जितनी सिस्टम के अंदर कमियां थी उन एक कमियों को हम दूर करते गए। अरविंद जी, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी दिल्ली मॉडल है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और जिसके बारे में आप बता रहे हैं, और आपने प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके दुनिया में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया, अगर आपके दिल्ली मॉडल कोई नहीं अपनाना चाहता है या कोई नहीं लेना चाहता है, आपको भी ये लगता है कि मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। दिल्ली सरकार की वेबसाइट में ओपनली डाल दीजिए कि दिल्ली का ये मॉडल है,
हमने ये तरीके अपनाए हैं, हमने इस तरीके से ये प्रभावी नियंत्रण किया है। पूरे देश भर के जितने भी कलेक्टर्स हैं, सरकारें हैं, अगर वो चाहें तो इस मॉडल को अपना सकती हैं, और अगर दिल्ली को कोई सलाह मशविरा की जरूरत होगी तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। आपको इसके लिए आगे आना चाहिए। ये कर सकते हैं, ये अच्छा आइडिया है। मैंने अपनी तरफ से तो खूब मीडिया में इंटरव्यू देके और मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आपका बिल्कुल सही है कि हमने छोटे बड़े जितने कदम उठाए सबको अगर हम लिख के और पब्लिक कर दें तो वो लोग अपने आप पढ़ के उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ। कई बार ये हो सकता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से कोई हमारे पास ना आए, हमसे सलाह ना मांगे, लेकिन वो पढ़ने के बाद पढ़ के अपने आप